नमस्कार। 14 फरवरी है आज और दूसरे चरण के घमासान को आप देख रहे हैं जनता टीवी पर और आईएनएच पर भी। लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, हर विधानसभा पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि 9 जिलों की 55 सीटों पर घमासान जारी है और 8 दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसमें सुरेश खन्ना मंत्री भी शामिल हैं और दल बदलुओं की भी फेहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है। दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी पारा हाई है, क्योंकि एक ही साथ पूरे सूबे में चुनाव और 70 सीटों पर मतदान हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर विपक्षियों तक सबने घेरने की कोशिश करी, लेकिन जनता को किसका दांव, किसका भाव समझ में आया ये जनता बताएगी, जिसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन आज क्या है? आज है चुनाव और चुनाव है 55 उत्तर प्रदेश की सीटों पर और 70 सीटों पर जो कि उत्तराखंड की हैं। ग्राउंड जीरो का इसी के साथ रुक करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर सामने आ रही है, 9 जिलों में अब तक 51.93% मतदान हुआ है। बिजनौर में अब तक 51.79%, शाहजहांपुर में अब तक 46.85% मतदान, अमरोहा में 60.06% मतदान दर्ज किया गया है। बदायूं में अब तक 47.72% मतदान, सहारनपुर में अब तक 56.70% मतदान, मुरादाबाद में 56.04% मतदान, तो वहीं बरेली में अब तक 50.18% मतदान दर्ज किया गया। बड़ी खबर आम जानकारी संभल से 49.11% मतदान दर्ज हुआ है। तो रामपुर की बात करें, रामपुर में 52.74% मतदान हुआ है। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर और दांव पर प्रतिष्ठा के साथ कई सीटों पर आज ही फैसला सुनिश्चित हो जाएगा। तो आपने जाना कि उत्तर प्रदेश के 9 जिलों का क्या है हाल, अब उत्तराखंड का हाल भी आपको बता देते हैं। वोटिंग परसेंटेज बताएंगे। बड़ी खबर है उत्तराखंड देवभूमि से, बड़ी खबर। उत्तराखंड में अब तक 50 का कांटा छू नहीं पाया है, 49.24% मतदान हुआ है। हरिद्वार की बात करें तो 22.46% वोटिंग। पौड़ी में अब तक 43.9% वोटिंग। हालांकि 4 बजे का वक्त हो रहा है, ये 3 बजे तक के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। टिहरी में अब तक 44.7% वोटिंग हुई है। चमोली में अब तक 48.1% वोटिंग हुई है। और ये आंकड़ा जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मात्र 3 बजे तक का आंकड़ा है। देहरादून में अब तक 45.5% वोटिंग हुई है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में देहरादून से अजीत काम्बोज मौजूद हैं, बरेली से अनिल के अंकुर स्टेट हेड हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि बाजपुर से संवाददाता और रुद्रप्रयाग से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख बरेली का करेंगे। बरेली का पारा हाई या लो, अनिल के अंकुर? जी देखिए, मैं इस समय बरेली में खड़ा हूँ। बरेली का ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय है बहेड़ी क्षेत्र का। यहाँ पे रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। ये क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कि किस आधार पर वोट चल पड़ रहे हैं? क्या मुद्दा क्या रहा है? यह मुद्दा जो है किसानी को और किसानों को बचाने के लिए मुद्दा है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके भतीजे ने 5 साल तक लगातार लूटा है और भ्रष्टाचार यहाँ फैला रखा है। पूरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हमारा मुद्दा है, खेती किसानी को बचाना हमारा मुद्दा है और जो विधायक और उसके भतीजे ने लूटा है उस भ्रष्टाचार को मिटाना हमारा मुद्दा है। रोजगार भी मुद्दा रहा है। रोजगार तो है ही नहीं, यही नहीं पूरी यूपी में कहीं रोजगार है ही नहीं और इसीलिए बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हो रही है जम के। ये थे रहमान साहब, जिनका कहना है कि विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, किसान मुद्दा है। लेकिन इसके पहले हम बता दें मुझे कि आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बरेली और तमाम इलाकों में मैंने तमाम मतदान केंद्र गया था। एक सुबह से एक केंद्र में आप दिखा रहे हैं कहाँ कैसे मतदान हो रहा है, क्या मुद्दे रहे हैं। मैं रामपुर भी गया। रामपुर एक ऐसा इलाका रहा है
जो कि बहुत अहम रहा है, और जो कि वहाँ पे आजम खां है और उनका परिवार है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आजम खां चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं नवाब साहब की फैमिली है, और नवाब साहब के जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहीं उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत है, और वहाँ पे चुनाव बहुत घमासान हो रहा है। उसको देखने के मैंने आपको एक रिपोर्ट वहाँ की भेजी भी थी, आपने शायद देखी भी होगी। और दूसरी चीज, जैसा कि मैं बरेली में यहाँ खड़ा हूँ, बहेड़ी यहाँ पे मंत्री है, यहाँ पे छत्रपाल गंगवार, उनका क्षेत्र है, और यहाँ पे जो स्थान दिखाई दे रहा है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप पूरा सीन दिखाएं, किस तरीके से मतदान हो रहा है, किस प्रकार के लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, और किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। जो वोट डालने का जो तरीका है आपको दिखा दे, यूथ भी है और मतलब बुजुर्ग भी है, हर प्रकार के लोग आ रहे हैं। और अब जो विकलांग लोग हैं उनके लिए अलग से, दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मैं अपने सहयोगी रिपोर्टर है तौकीर को बुलाना चाहूंगा, तौकीर से समझना चाहूंगा कि वो भी सुबह से अलग अलग क्षेत्रों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तौकीर जी, आप बताइए कि पूरी तौर से डिटेल में समझाइए कि किस तरीके से यहाँ पे वोटिंग ट्रेंड रहा है और किन मुद्दों को लेकर रहा है। देखिए, बरेली की बात करें तो कई 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था 2017 में, और इसके बाद लगातार कोशिश हो रही है कि यहाँ के अलग अलग नेताओं के साथ समीकरण बैठाने का, अखिलेश यादव ने समीकरण बैठाने की कोशिश की। कई अलग अलग पार्टी के नेता थे जिनको अपने साथ शामिल किया। अताउर रहमान इस बार बहेड़ी से प्रत्याशी हैं, उनको भी मैदान में उतारा गया है। यहाँ से जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो राज्य मंत्री भी हैं। तो बड़ी लड़ाई है, देखना होगा कि जो वोट प्रतिशत है वो किधर जाता है, और उसके बाद जो चुनाव आएंगे, जो चुनाव के नतीजे आएंगे 10 मार्च को, वो किसके फेवर में जाते हैं। लेकिन मतदान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा जरूर ले रहे हैं। ठीक है तौकीर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, इस तरीके की बातें हैं सियासी गलियारों में, अनिल के अंकुर से समझना चाहूंगी, इस तरह की बातें हैं सियासी गलियारों में अनिल के अंकुर जी, कि किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, इस वजह से किसान नाराज हैं। बरेली की फिजा क्या कहती है? जी जी जी, देखिए, अगर बरेली की फिजा क्या कहती है, किसान नाराज है, तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कैमरा ऊपर से पूरा रोल करके दिखा दे। जो इस प्रकार का वोटर समूह है वो अपने आप में बयान कर देगा कि नाराजगी किस तरफ है और पक्ष किस तरफ है। तो आराम तौर से मतलब एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जनता की नाराजगी, क्योंकि पूरा डिवाइड है। ये पूरा चुनाव है, ये पूरा चुनाव एक मतलब डिवाइड हो चुका है, या तो भाजपा के पक्ष में या भाजपा के अगेंस्ट में। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो, तो जो वोटर है, वोटर के आप उस दृश्य से देख सकते हैं कि वोटर किसको वोटना चाहता है। हमें इसमें बताने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही समझदार है, दर्शक समझदार है, दर्शक खुद समझ जाएंगे कि आखिर कौन सा वोटर है और क्यों वोट दे रहा है। क्योंकि जो अहम मुद्दे, जैसा कि आपने किसान मुद्दा रहा कि यहाँ पे, क्योंकि बरेली बहेड़ी पूरा किसान बेल्ट है, पूरा पश्चिम में आप जाते गन्ना किसान ठीक है, ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। हमारे साथ देहरादून से अजीत काम्बोज लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी 4 बज रहे हैं और 6 बजने की तरफ हम अग्रसर हैं, यानी कि वोटिंग क्लोज होने की तरफ आगे बढ़ रही है। वोटिंग परसेंटेज क्या है, आप कहां पर इस समय मौजूद हैं, और जो वोटर्स हैं उनका जोश हाई या फिर लो? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, उसके अनुसार 49% से कुछ ऊपर अभी काटा गया है। हालांकि 50 के पार वो नहीं गया है, लेकिन 3 बजे तक 49% वोटिंग यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में दर्ज की जा चुकी है। अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है 3 बजे तक का वो 48% है, और अब लगभग 1 घंटा हो चुका है इन आंकड़ों को आए हुए। और इस वक्त की अगर हम बात की जाए तो राजधानी देहरादून की राजपुर रोड विधानसभा का यह मंगला देवी इंटर कॉलेज है। यहाँ पर दोपहर बाद जब हम आए थे तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, इक्का दुक्का वोटर यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन 4 बजते बजते एक बार फिर से यहाँ पर लाइनें लगने लगी हैं। तो साफ है कि जिस तरह का रुझान सुबह था, 8 बजे जब वोटिंग शुरू हुई थी, काफी भीड़भाड़ मतदान केंद्रों पर नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद दोपहर होते होते मतदाताओं में थोड़ा सा रुझान कम हुआ, उनका परसेंटेज यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, तो भीड़भाड़ छटने लगी थी। लेकिन अब जब 6 बजने को कुछ ही वक्त बचा है, वोटिंग उससे पहले होनी है, तो वोटर्स में काफी उत्साह है अपने वोट को लेकर, और वो लगातार मतदान केंद्रों तक भी बढ़ने लगे हैं। समीकरण समझना चाहूंगी आपसे अजीत, देखिए राजपुर रोड का आपने जिक्र किया, आप वहां पर इस समय मौजूद हैं। खजान दास यहां से बीजेपी की तरफ से परचम थामे हुए हैं, तो राजकुमार को कांग्रेस ने जो है मौका दिया है। डिम्पल सिंह है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। जनता की दिलचस्पी किसकी तरफ नजर आती है, या यूं कहूं कि किस दल के मुद्दे उसे लुभाते नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल, अगर आम जनता की बात की जाए तो यहाँ त्रिकोणीय समीकरण राजपुर रोड विधानसभा पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी खजानदास की बात की जाए तो सिटिंग विधायक हैं राजपुर रोड से और काफी एंटी इनकम्बेंसी उनको लेकर भी है। राजकुमार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे हैं और एक बार फिर से कांग्रेस ने उन्हीं पर दांव खेला है। डिम्पल सिंह की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से नई उम्मीदवार है, त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में काफी हद तक वो कामयाब रही है। और राजपुर रोड विधानसभा के जो समीकरण रहे हैं काफी हद तक वो यहाँ पर बात की जाए तो काफी कंजेस्टेड एरिया है राजधानी देहरादून का, और यहाँ की जो मूलभूत समस्या है वो सड़कें गलियों को दुरुस्त करने को लेकर है। पेयजल नालियों की समस्याएं यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो उनको दूर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। काफी हद तक जो सिटिंग विधायक हैं खजानदास, उन्होंने इसको दूर करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन फिर भी जनता के मन में ये मुद्दे जरूर हैं कि सड़कें यहाँ पर लगातार खुदी हुई है, गलियों की अगर हालत की बात की जाए तो वो अभी तक भी दुरुस्त नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर एक लोगों में काफी हद तक नाराजगी है सिटिंग विधायक को लेकर। और राजकुमार की अगर बात की जाए तो पूर्व विधायक रहे हैं, इसी विधानसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन वो भी अपनी जो कमियां हैं उनको दूर नहीं कर पाए थे। तो इसको लेके अब त्रिकोणीय मुकाबला राजधानी की राजपुर रोड विधानसभा सीट पर होता हुआ नजर आ रहा है। 6 बजते बजते किसके पक्ष में यहाँ पर मतदान होगा यह कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि वोट प्रतिशत की यहाँ पर बात की जाए तो घरों से लोग अब निकलना शुरू हुए, क्योंकि 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं राजपुर रोड विधानसभा के वो इतने ज्यादा नहीं है। महज 30 के आसपास ही आंकड़ा घूम रहा है। 30% तक की वोटिंग 3 बजे तक यहाँ पर दर्ज की गई है। और पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कुल जो वोटिंग हुई थी पूरे उत्तराखंड की वो 65% रही थी। तो साफ है कि जनता का जितना रुझान होगा, जितना ज्यादा यहाँ पर वोटिंग होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर तय हो पाएगा कि कितने लोग यहाँ पर निकले हैं और लोगों के मन में आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, लोगों के मन में चल क्या रहा है। रुद्रपुर से कंचन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? लोगों का रुझान क्या कुछ कहता है और किस बूथ पर आप मौजूद हैं? विधानसभा क्षेत्र का नाम भी बताएं। देखिए, ऊधम सिंह नगर की अगर बात करें तो ऊधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीटों में से अभी तक अगर बात करें 3 बजे तक की तो 55.47% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। मैं इस समय रुद्रपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी 55.4% वोटिंग यहाँ पर अभी तक हो चुकी है। अगर देखा जाए तो मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पे एक सुंदरपुर मतदान केंद्र है, वहां पर गए थे तो वहां पर लंबी लाइनें थी। उसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक यहाँ पर वोटिंग होगी। और खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर रुद्रपुर की बात करें या फिर गदरपुर की बात करें, सितारगंज की बात करें, तो यहाँ पे बंगाली मतदाता बड़ी संख्या में है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों की भीड़, उन बूथों पर भीड़ ज्यादा देखी गई जहाँ पे कि बंगाली मतदाता है। ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, समीकरण का जिक्र आप कर रहे हैं कंचन, और बंगाली मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट है, कैंडिडेट लिस्ट जो मैं समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, उन्होंने बंगाली फेसेस को ज्यादा मौका दिया है इस क्षेत्र में। क्या आम आदमी पार्टी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्या, या फिर जनता विकास के मुद्दों को प्रायोरिटी देगी, कास्टिज्म को नहीं देखेगी और जातिवाद कह सकते हैं कि समुदायवाद नहीं देखेगी? देखिए, यहाँ पे सीधी लड़ाई जो नजर आ रही है वो ऊधम सिंह नगर की सीटों पर तो भाजपा और कांग्रेस में ही दिखाई दे रही है। बंगाली जो वोटर है वो भाजपा का वोटर कहलाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर ऊधम सिंह नगर की बात करें तो 9 में से 8 विधानसभाएं जो हैं वो पिछले चुनाव में भाजपा ने जीती थी और एक पर जसपुर जो सीट है वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय मिली थी। लेकिन इस बार यहाँ पर जो है वो कांग्रेस, ऊधम सिंह नगर में बात करें तो ऊधम सिंह नगर में कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस जिले की एक विधानसभा खटीमा से भाजपा के प्रत्याशी हैं और वहां पर जो है उनके सामने भुवन कापड़ी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल, भुवन कापड़ी, एसएस कलेर वहां से हैं और आम आदमी पार्टी ने एसएस कलेर को मौका दे रखा है। खटीमा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कंचन, क्योंकि भी कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि अंडर करंट है बीजेपी के लिए। क्या ये अंडर करंट खटीमा क्षेत्र में नजर आता है, या यूं कहूं कि ऊधम सिंह नगर ये जो पूरा जिला है यहाँ पर नजर आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अंडर करंट तो नहीं दिखाई देता यहाँ पर। यहाँ पे सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर जो सीटें लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ सीटों पर ठीक है, आपके पास में वापस पहुंचूंगी। बाजपुर से गुलरेज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गुलरेज, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो का? आप किस विधानसभा में मौजूद हैं? प्लीज तमाम दर्शकों को अपडेट करें पहले आप। जी, मैं इस समय मौजूद हूँ राजकीय बालिका
इंटर कॉलेज सुल्तानपुर पट्टी, ये बाजपुर विधानसभा का एक बूथ है। यहाँ सुबह भी हम लोग आए थे, लेकिन जिस समय सुबह हम यहाँ पर आए थे तो बहुत लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की लगी थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता चला गया उसके बाद यहाँ पर मतदाताओं की संख्या कम होती चली गई। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि 3 बजे तक बाजपुर विधानसभा में 57% मतदान हो चुका है। जी, 3 बजे तक 57% मतदान हो चुका है, ये कहना है। संवाददाता जुड़े हुए हैं, गुलरेज हमारे साथ में। गुलरेज, बाजपुर में राजेश कुमार, यशपाल आर्य बहुत इंपॉर्टेंट फेस हैं, जिनको बार बार रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दे दिया, विश्वास भी जताया है। इस क्षेत्र में यशपाल आर्य का अभी मौजूदा वर्चस्व क्या कहता है, गुलरेज? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यशपाल आर्य पहले भी यहां से 2012 से लगातार यहां से विधायक हैं। 2012 में यशपाल आर्य कांग्रेस के टिकट पर यहां से विधायक बने थे और 2017 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का साथ थामा था। वो 2017 में बीजेपी से भी विधायक बने। इस चीज का कहीं ना कहीं यशपाल आर्य को फायदा मिलता नजर आ रहा है। ठीक है, आप तमाम लोग हमारे साथ में बने रहिए। बागेश्वर से दीपक जोशी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है बागेश्वर से? मतदाताओं का जोश 5 बजते बजते हाई या फिर लो? आपको बताना चाहेंगे, कुमाऊं की कांची के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ की नदी बागेश्वर में 2 विधानसभा आती हैं। एक विधानसभा बागेश्वर, एक विधानसभा कपकोट। लगभग 2 लाख से अधिक मतदाता यहाँ है। सुबह से पहाड़ का ये क्षेत्र है, सुबह से मतदान शुरू हुआ, पहले धीरे धीरे हुआ, अभी तक स्थिति लगभग 46% मतदान यहाँ लगभग हो चुका है और बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लगभग 376 बूथों में अभी मतदान जारी है। जिलाधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और ऐसी कोई अप्रिय घटना की अभी तक कोई सूचना यहाँ से प्राप्त नहीं है। पूरा मतदान ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बरेली से संवाददाता तौकीर लगातार जुड़े हुए हैं। तौकीर, मैं समझना चाहूंगी कि मौजूदा वोटर्स जो अब पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है माहौल को लेकर के, क्योंकि आपके पीछे मैं बहुत ज्यादा भीड़ देख पा रही हूँ। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस विधानसभा में हम खड़े हैं इसका नाम बहेड़ी है और ये जो पोलिंग बूथ आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कूल है और यहाँ पर जो सुबह आपने खबर सुनी होगी कि मतदान बंद रहा, करीब 1.5 से 2 घंटा मतदान यहाँ पे बाधित रहा था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया था, चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई थी कि जल्द से जल्द को सही किया जाए। आज ये हम इसी पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और यहाँ पे वो लोग भी हैं जो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जान भी लेंगे कि क्या हुआ था, आखिर क्यों मतदान बंद हुआ था। वीवीपैट मशीन खराब हो गई थी और जिसकी वजह से बताऊं करीब 1-1.5 घंटे मतदान बंद रहा। बूथ संख्या 170 पे। ये देखिए 170 का ये जो बूथ संख्या थी, इसी पर मतदान बंद हुआ था। और दूसरी बात है कि सीट को लेकर जो आप समीकरण जानना चाह रहे थे, वो समीकरण अताउर रहमान समाजवादी पार्टी से यहाँ पे प्रत्याशी और छत्रपाल गंगवाल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। छत्रपाल गंगवाल जो है वो फिलहाल राज्य मंत्री है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और लड़ाई थोड़ी सी कांटे की जरूर दिख रही है। दोनों तरफ ही लोगों का रुझान है, लेकिन खास बात है कि 3 बजे तक 51% जो बरेली में पोलिंग हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो कम नहीं हुई है, लगातार भीड़ बढ़ भी रही है। और ये पोलिंग स्टेशन के अंदर का नजारा है, इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर भी लोग हैं, काफी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो माना जा रहा है कि प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा और 65% के आसपास। तो क्या उम्मीद जताई जाए तौकीर कि 5 से 6 बजे तक का जो समय रहेगा उसके बाद क्या कुछ मैजिकल नंबर्स सामने आ सकते हैं क्या? देखिए जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज चल रहा है, 3 बजे तक 51% हुआ है। पूरे बरेली में भी लगभग यही आंकड़ा है, 51.18% जो पूरे बरेली में अभी तक वोट परसेंटेज पोल हुआ है। और अभी समय बाकी है, अभी 2 घंटे का ज्यादा समय बाकी है और अभी 4 बजे का भी अभी आंकड़ा चुनाव आयोग तरफ से नहीं आया है। तो माना जा रहा है कि उस बीच भी 5 से 7% पोल हुआ होगा। तो ओवरऑल जो पोलिंग होगी वो जो 6 बजे तक पोलिंग होगी उसे माना जा रहा है कि 65% तक भी जा सकता है। तो ये बेहतर माना जाएगा कि पोलिंग हुई।
क्योंकि जिस तरह से लोगों का रुझान है इस बार चुनाव को लेकर, सबके अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, सभी पार्टियों ने कर रखे हैं। लोगों का जो पार्टी को लेकर एक पहले से परसेप्शन बना हुआ है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। क्योंकि लोगों का एक तरफ तो किसी पार्टी के लिए रुझान है तो किसी के लिए जो है विरोध भी है। तो अब देखना होगा कि किस पार्टी के लिए समीकरण सही बैठते हैं, किसके खाते में ये सब सीटें जाती हैं। क्योंकि पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुए थे तो बरेली से 9 की 9 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कुछ बदलाव की बयार दिख रही है। लेकिन ये कितनी कारगर होगी, कितने सफल होंगे दूसरे दल, ये अभी आने वाला समय जरूर बताएगा। ठीक है, तो आखिर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है कि इस बार सेकेंड फेज के जो ये इलेक्शंस चल रहे हैं इसमें किसानों की नाराजगी कहर ढा सकती है, क्योंकि गन्ना भुगतान उतना ज्यादा नहीं हुआ जितनी अपेक्षा थी। डीएपी को लेकर के जिस तरीके के फ्रॉड्स हुए हैं वो भी किसानों के गले की फांस बने हुए हैं और ये सरकार का सिरदर्द भी बन सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर आप क्या टेम्परेचर नाप पा रहे हैं इसको लेकर के? 17 के चुनाव की बात करेंगे तो 38 सीटें करीब भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। सेकंड जो पोलिंग फेज है, और इसमें 38 सीटों में ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते थे वो बहुत कम मार्जिन से उनकी जो जीत दर्ज हुई थी। तो अभी फिलहाल अगर थोड़ा सा भी अगर लोगों का विरोध आता है, एंटी इनकम्बेंसी मिलती है, भारतीय जनता पार्टी चीजों को नहीं संभाल पाती है, तो जरूर थोड़ा आंकड़े बदले हुए नजर आएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ज्यादा थे, क्योंकि 325 विधायक 323 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं अगर विरोध होगा तो वो भी उनके खाते में जाएगा, और अगर वो 323 विधायक हैं अगर वो अपनी जनता को संभाल लेते हैं, उनके साथ प्रेम बना रहता है, तो ये बड़ी जीत फिर दर्ज होगी। लेकिन अगर विरोध भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो सेकंड फेज की बात आपने कही है, सब थोड़ा सा समाजवादी पार्टी को गढ़ जरूर कहलाता है, क्योंकि जिन जगहों पे इलेक्शन है वहां पर समाजवादी प्रत्याशी ज्यादा मजबूत दावेदार रहे, लेकिन रिजल्ट उससे विपरीत थे 2017 में। अभी जो 2022 है, 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल चुकी है। अब ऐसे में लोगों का रुझान क्या है ये तो 10 मार्च को खुलेगा, लेकिन जिस तरह से लोग पोल करने आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की भीड़ नजर आ रही है, वो दूसरी तरफ इशारा जरूर कर रही है। ठीक है, आप तमाम लोग मेरे साथ में बने रहिए। ग्राउंड जीरो पर पल पल की अपडेट तमाम दर्शकों को हम देते रहेंगे। जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, समय 1 घंटे का बचा हुआ है, अगर अभी भी नहीं जागे हैं और तो घर से निकलिए, वोट कीजिए, आपके प्रदेश के भविष्य का सवाल है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का।